सिलेबस क्या-क्या रहेगा, इन सारी विषय वस्तुओं को हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, पहला ही टॉपिक है विविध में, भारत में प्रमुख या प्रथम महिलाएँ, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम अन्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ जो होती हैं, उसको ध्यान देंगे। भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊँचा, विश्व में प्रथम, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, ऊँचा, लंबा, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, मानचित्र की रेखाएँ, पीएससी वगैरह से लेकर ये जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है यहाँ, पीएससी, एसएससी, एसएससी, रेलवे, बाकी सभी एग्जामों में आपको काम आएंगे। ठीक है, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उन सब में ये काम करूंगा। मैं अगर यूं कहूँ कि सभी एग्जामों का बेस है ये विविध टॉपिक, तो हम इसी को उठा रहे हैं और ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ जो यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा लगभग इसमें अगर आप लोग देखें विभिन्न देशों की संसद, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ वगैरह हमको पढ़ना है। अब यूएनओ के अंतर्गत है जो है, इसके अंतर्गत बहुत सारे संगठन आते हैं, हम उसको भी कवर करेंगे, है ना। जितने भी टॉपिक यहाँ लिखे हैं हर एक टॉपिक को मैं पूरा विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे अंतिम टॉपिक जो है आप लोग यहाँ देख लीजिए, प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें। तो मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ वो यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मुझे शुरू से शुरू करना चाहिए था, पर वो मैं अपने बच्चों की जो एग्जामों की जो डेट वगैरह आ रही है उसको देखते हुए इन सब चीज़ों को। अच्छा, ये जो टॉपिक है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वगैरह, भारत रत्न वगैरह, ज्ञानपीठ वगैरह, ये सारे करेंट के साथ भी जोड़ना है ना, जिसको हम लोग जीए कहते हैं, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, एक होता है जीके जिसको हम लोग कहते हैं जनरल नॉलेज, और एक होता है जीएस मतलब जनरल स्टडी। तो जब कभी आपने करेंट की चीजों को पढ़ा, तुरंत में पढ़ा, तो वो जीए हो गया। वही अगर थोड़ा सा और पीछे जाकर उसके बारे में पूछ लिया कि वह क्या है, तो भाई या कब शुरुआत हुई थी, तो वो जीके हो गया, जिसके बारे में आपको सामान्य बातें पता हो। पर जनरल स्टडीज जो होती है उसको विस्तार से जानना होता है। तो मैं आपको यहाँ से शुरू कर कर यहाँ तक कि यहाँ तक, मतलब इन सबको एक साथ एक ही वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अलग अलग आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी, जहाँ जो आवश्यकता होगी उस पेपर में आप उस चीज को एडॉप्ट कर लेना। क्योंकि एक बार पढ़ना है और नोट्स प्रॉपर बनाते चलेंगे, वही सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप लोग बढ़िया बकायदा बैठकर आराम से वीडियोस को देखिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक है आपका 48 नंबर का, जिसमें कि प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक पर आधारित है। प्रश्न से मैं आपको जोड़ ही चुका हूँ, इसका एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको पहले एक दिन वाले पे उसमें करा चुका हूँ वीडियोस में। अब आप लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं कि कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। और जब मैं ये पूरे टॉपिक इसके अंतर्गत जितने भी लेखक हैं उन सबको जब पढ़ा चुका हूँगा, तो उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी कराऊंगा। अब इसको जो है तीन भागों में बांट रखा, प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें, है ना, इसमें प्राचीन समय से लेकर कुछ मध्यकालीन तक के आ जाएंगे। फिर है प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकें, तो इसमें भी प्राचीन से मध्यकाल तक आ जाएगा। और नवीनतम विख्यात पुस्तकें एवं उनके लेखक, तो ये वर्तमान से संबंधित है। और अभी जो रिसेंटली 5-6 सालों में जो एग्जाम हुए हैं उससे संबंधित जो नए लोगों की जो रचनाएं हैं जिन लोगों ने लिखी हैं, उनको भी हम इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। तो केवल आप ये ना समझे कि ये केवल एक लुसेंट है, नहीं, ये आपके लिए एक जीएस का विषय वस्तु बनाकर दे रहा हूं मैं इसको। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तक से, जिसमें कि पहले लेखक का नाम है प्रवर सेन द्वितीय। ये प्रवर सेन द्वितीय जो है एक राजा भी हुआ करते थे। ठीक है, एक राजा के रूप में भी जाना गया है। इनकी रचना है सेतुबंध। क्या रचना है इनकी? सेतुबंध, प्रवर सेन सेतुबंध। ठीक है, देखो यहां से एक शब्द उठा लीजिए, प्रवर सेन, सेन से सेतुबंध को, दोनों में से स को कॉमन ले लीजिए, आसानी से जुड़ जाएगा। प्रवर सेन सेतुबंध हो गया, अब सेतु को बांध दिया। यह एक महाकाव्य है। अब प्रश्न यह आता है बच्चों के दिमाग में कि सर महाकाव्य क्या है? तो महाकाव्य वो रचना होती है जिसमें 8 सर्ग होते हैं। उसका नायक जो होता है धीरोदात्त, उचित या उत्तम चरित्र वाला होता है। ठीक है,
दूसरी बात हो चुकी है, पहली बात मैं आपको बता दिया है कि उसमें 8 सर्ग होने चाहिए, दूसरा उसका नायम उत्तम चरित्र होना चाहिए, धीरोदत्त वीर होना चाहिए, धीरोदात्त वीर कहते हैं उसको, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 संघर्ष होने चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मंगलाष्टक या मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ये किसी भी रचना के महाकाव्य होने की शर्त होती है। और ये भी कौन सी, तो मराठी प्राकृत भाषा का महाकाव्य है। याद रखिए, प्राकृत, मराठी प्राकृत। ठीक है। इसमें राम की लंका पर विजय का विवरण सुरक्षित है। मतलब इस रचना में अगर अब क्वेश्चन का विस्तार आगे बढ़ता है तो पूछेगा कि इस रचना में कौन सी बात का वर्णन है, तो श्री रामचंद्र जी के लंका विजय का विवरण सुरक्षित रखा गया है। और अगर मैं इसकी अन्य जानकारियों की बात करूं प्रवर सेन के बारे में या इस रचना के बारे में, तो आपको बता दूं प्रवर सेन जो है वाकाटक वंश के थे। और इनकी इसकी जो जानकारी है वो चमक प्रशस्ति से मिलती है। चकमक इसलिए मेरे दिमाग में आ गया है क्योंकि चकमक जो है एक पत्रिका है, मैगजीन है जो कि भोपाल से प्रकाशित होती है। इसका भोपाल से प्रकाशन होता है। ये क्वेश्चन जो है एसआई वगैरह में आया था 2017 में, इसलिए वो मेरे दिमाग में चकमक की बात आ गई। तो वो चमक है, चमक प्रशस्ति से मिलती। ये साहित्यिक अभिरुचि के शासक थे और वैष्णव धर्म अनुयायी थे। याद रखिए, एक शैव धर्म है और एक वैष्णव धर्म, तो ये वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। तो याद रखेंगे प्रवर सेन से सेतुबंध, तो प्रवर सेन का से और सेतुबंध का से, इन दोनों से आप लोग शब्द को जोड़ लेना, प्रवर सेन सेतुबंध बन जाएगा। बड़ा आसान है, जोड़ लीजिएगा। चलो, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने पास सुरक्षित रखिए जानकारी। अगला देखिए, अगले लेखक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उनका नाम है विष्णु शर्मा। नाम से ही आप लोग समझ चुके होंगे कि विष्णु शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब इस व्यक्ति के बारे में इतने क्वेश्चन आ चुके हैं विष्णु शर्मा के बारे में कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वनडे एग्जाम होते हैं या जो पीएससी वगैरह की या स्टेट पीएससी वगैरह, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, किसी भी राज्य के, चाहे मराठी महाराष्ट्र का क्यों ना हो, है ना, सभी में कहीं ना कहीं यही सब चीजें आती हैं। जीएस मतलब जीएस होता है भाई, बस लैंग्वेज थोड़ा सा बदल देते हैं। विष्णु शर्मा, इसकी प्रमुख रचना जो है वो है पंचतंत्र, जो कि एक नीति पर आधारित लिखी गई पुस्तक है। छोटी छोटी कहानियां हैं। ये कहानियों का ये लिए एक मैंने यहाँ पर चित्र भी आप लोगों के लिए समझने के लिए रखा है। ठीक है, कहानी भी नीचे एक दे रखी है, एक छोटी सी, आप लोग उससे भी समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की बातें लिखी गई हैं। एक क्वेश्चन आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है पीएससी का क्वेश्चन है कि पंचतंत्र जो है ना, का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो ये किया था अबुल फजल ने, और उस समय उसका नाम रखा था अनवर ए सादात। याद रखिएगा, अब अगर कहीं क्वेश्चन पूछता है तो ये बड़ा आईएमपी वाला क्वेश्चन हो जाता है। पंचतंत्र तो पूछी ही जाती है, नो डाउट, ये कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। पंचतंत्र किसकी, विष्णु शर्मा, है ना। और विष्णु शर्मा को अगर याद रखना है तो आपको याद रखिए विष्णु विष्णु जी को याद रख लीजिए, कि इन्होंने बहुत सारे प्रपंच रखे हैं दुनिया में आकर। विष्णु का एक अवतार हुआ कृष्ण अवतार, आपको मालूम है, और कृष्ण ने कितने प्रपंच किए, ऐसे याद रखिए। पंचतंत्र, बहुत सारे प्रपंच किए उन्होंने। ठीक है, बाइबिल के बाद पंचतंत्र ही संसार में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली प्रचलित पुस्तक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि बाइबिल के बाद सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, प्रचलित नीति पुस्तक कौन सी है, तो आंसर है पंचतंत्र। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए, और एक क्वेश्चन वहां से। पंचतंत्र को पंचतंत्र क्यों कहा गया है, तो इसमें 5 प्रकार के तंत्र पर ध्यान दिया है। तंत्र मतलब यहाँ पर 5 प्रकार की विषय वस्तुओं को समझा जाना रखा है। पहला है मित्र भेद, मित्र में मनमुटाव एवं अलगाव क्यों होता है, इस बात को इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, एक सीख देने वाली कहानियों के माध्यम से, अगर आज हम बच्चों को कहानियां सिखाएं तो पंचतंत्र की कहानियों से सीख दे सकते हैं। मित्र लाभ या मित्र संपत्ति, मित्र प्राप्ति एवं उससे लाभ। देखो, एक तो मित्र भेद हो गया, एक मित्र लाभ हो गया। नीति का अर्थ है जीवन में बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना। इंडोनेशिया के केंद्रीय जावा के मेदुंत मंदिर में पंचतंत्र की उच्चावच है, मतलब वहां पर एक उसकी रचना देखने को मिलती है, ऐसा कहा गया है।
काकोलुकियम मतलब एक कौवे और उल्लू की कथा भी है इसमें, याद रखिएगा। काकोलुकियम मतलब यहाँ पर होता है कौवा और उल्लू। उलुकियम का मतलब यहाँ उल्लू को उलुकियम कहा गया है, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत में कहा गया है। ठीक है। लब्ध प्रणाश जो है इसमें एक हाथी, सॉरी, हाथ लगी चीज। प्रणाश का मतलब होता है हाथ लगी कोई चीज, लब्ध का मतलब ये होता है हाथ लगी। ठीक है। से निकल जाना। देखो, हाथ लगी चीज, लब्ध का हाथ से निकल जाना, ये कहा गया है। प्रणाश मतलब यहाँ से उसका नाश हो जाना, हट जाना। तो आ, ये 5 प्रकार के तंत्रों की बात की। पांचवी है अपरीक्षित कारक। जिसको परख नहीं जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहे। मतलब अगर आपने किसी चीज को बोलते हैं ना कि कोई भी काम करे तो सोच समझ कर करे, हड़बड़ी में कदम ना उठाए। ये सीख है यहाँ पर। आप समझ पा रहे हो कितनी अच्छी सीख वगैरह की बात यहाँ पर कर रहा है पंचतंत्र। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अब पंचतंत्र की विशेषताएं क्या है आप देखिएगा। मैं केवल रचना मात्र नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। रचना मात्र नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, या केवल किसी की किताब वगैरह या उसके बारे में सिर्फ नहीं बता रहा, उसकी पूरी व्यवस्थित जानकारी आपको दे रहा हूं कि एक बार पढ़ना है, इसी को कहते हैं जीएस। ठीक है। यहाँ मैं लुसेंट का जीके जरूर उठाया हूं, पर मैं उसको जीएस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। एक इतनी प्रॉपर नोट्स बना कर दूंगा कि आप कहीं पर भी किसी भी विद्यालय में या कहीं मंदिर स्कूल जहां पर भी हो, या कहीं आप लाइब्रेरी में हो या कहीं घूम रहे हो, वहां पर भी बैठकर आराम से पढ़ सकते हो। आपको बहुत इधर उधर घूमने की या किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ही बार में सब कुछ यहाँ पर आपको बना कर दे। नीति की कथाएं हैं इसमें। प्राचीन साहित्य पर आधारित है, विश्व भर में प्रसिद्ध रचनाओं पर आधारित है, और शिक्षा मतलब विश्व भर में जो प्रसिद्ध चीजें हैं उस पर आधारित है। और शिक्षा प्रदान करने वाली इसमें विचारधारा भी है, इसलिए इसको पंचतंत्र की विशेषताएं कहा गया है। पंचतंत्र में नीति संबंधित कथाएं जो जीवन से विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। पंचतंत्र प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पंचतंत्र की कथाएं विश्व भर में प्रसिद्ध है। पंचतंत्र की कथाएं शिक्षा प्रदान करने वाली और जीवन की उपयोगी नीतियां प्रदान करने वाली भी है। ऐसे ही एक पंचतंत्र की एक कथा यहाँ पर मैंने लिखकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, चतुर खोटा या चतुर बिल्ली। ठीक है। तो कथा ऐसी है कि एक बार एक बिल्ली थी जो बहुत चतुर थी। वह एक घर में रहती थी, मतलब किसी एक व्यक्ति ने उसको पाल रखा था, जहां वह चूहे को पकड़ने के लिए रखी गई थी। लेकिन वह चूहे को पकड़ने के बजाय उससे अपना मित्र बना लेती, क्योंकि उसका भी कोई लाभ सिद्ध हो रहा होगा। और दोनों साथ में खाना खाते थे। एक दिन घर के मालिक ने देखा कि बिल्ली चूहे को नहीं पकड़ रही है, तो उसने बिल्ली को घर से निकाल दिया। अब बिल्ली बहुत होशियार थी। उसने क्या किया, बिल्ली ने सोचा कि वह क्या करेगी, क्योंकि उसको तो पाला गया था, तो उसको ज्यादा कुछ शिकार वगैरह करने का तरीका भी नहीं पता था, कैसे खाना है। उसको तो सब कुछ बना बनाया मिल रहा था। पर उसने एक तरकीब अपनाई, क्योंकि वो चतुर है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है। तब उसने एक योजना बनाई। बिल्ली ने चूहे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरी मदद करना। देखो कितना अच्छा उसने एक ऑप्शन रखा कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चूहे ने कहा ठीक है। बिल्ली ने चूहे को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे घर के अंदर ले गई। माउस ने घर के अंदर रखे अनाज को खा लिया। माउस मतलब चूहे ने। और बिल्ली ने घर के मालिक को बताया कि चूहे ने अनाज खा लिया। देखो, दोनों के बीच में पहले डील हो चुकी है। ये चीजें आप लोग आज के समय में भी देख पा रहे होंगे। कई बार लोग जो होते हैं इस तरह से चालाकियां करते हैं। घर के मालिक ने चूहे को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन बिल्ली ने चूहे को पहले ही जाल के बारे में सूचना दे दी। चूहे ने जाल को पहचान लिया और बच गया। घर के मालिक ने बिल्ली को फिर अपने घर में स्थान दे दिया। इससे यह सीख मिलती है कि चतुरता और बुद्धिमत्ता से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपके सामने समस्या आई है, मतलब आप उस समस्या को सुलझाने लायक हैं, इसलिए आपके पास वो समस्या आई। यदि आप उस लायक नहीं होते तो आपके पास नहीं आती। तो आप उस समस्या को अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी चतुराई से हल कर सकते हैं। ये सीख थी इसकी। चलो, तो ये है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की जो प्रसिद्ध रचना है, उसके कुछ प्रसिद्ध कथा। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। और अगले लेखक है रस खान। नाम से ही प्रतीत चल रहा है कि रस खान जो है ये एक इनकी उपाधि है।
क्या है? इनकी एक उपाधि है। क्या है इनकी एक ये उपाधि है इनकी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से इनकी उपाधि है। ठीक है, उपाधि। रसकान की कुछ प्रसिद्ध रचना है जिसमें से है, पहली है प्रेम वाटिका। सुजान रसखान, वो रासखान नहीं है, रसखान है बेटा। और रस, अरे, रस पंचाध्यायी और कृष्ण भक्ति साहित्य। तो सुजान रसखान कई जगह लिखी गई है, प्रेम वाटिका है, और रसखान की पंच अध्यायी है, और कृष्ण भक्ति साहित्य। अब इनको याद कैसे रखोगी? तो बड़ा आसान है, देखो। रसखान सरस कृपा करते थे, ऐसा याद रखिए। तो देखो, सबसे पहले तो स से हो जाएगा सुजान रसखान। ठीक है, ये पहली रचना हो गई सरस से। सरस तेल का नाम तो आप लोग सुना ही नहीं होगा, जो खाने की सोयाबीन का ऑयल है। तो सरस कृपा, कृपा जो है उसने बिल्कुल सरस करके लिखा। प से देख लीजिए, तो प से नाम बन जाएगा प्रेम वाटिका। ऐसे आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। पर ट्रिक भी बनाने से पहले आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक सही लॉजिक वाली ट्रिक बनाना है, कुछ भी उटपटांग नहीं, जो बड़े आसानी से याद हो जाए, वो ट्रिक आपको बनाना है। कौन सी? सरस कृपा। चलो, अब देखो, कृपा से क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति साहित्य। और ये मैं कोई घर से पहले से बनाकर नहीं लाया हूँ, मैं यही तुरंत अभी आपके सामने बनाया हूँ, ये जो ट्रिक है ना, अलग से नहीं। रस है रस पंचाध्यायी, र से लिख लेंगे। यहाँ जगह नहीं है, तो मैं इसको ऐसा इधर लिख कर, है ना। नहीं, रास ही होगा बेटा, रास है, रस नहीं है, सही है। यहाँ जो है ना, ये सही लिखा था, रास ही था बेटा वो, है ना। ये शायद मुझसे गलती हो गई यहाँ। ये सही था। चल, रास पंचाध्याय। ठीक है। और सुजान रसखान तो लिख ही ली है, प्रेम वाटिका भी हो गई है, चारों रचनाएं हो चुकी हैं। अब ये जो है स, इससे आप ये बना सकते हैं कि उनका जो मूल नाम था, मूल नाम अगर आप लोग देखें, तो यहाँ देखिए, सैयद इब्राहिम उनका मूल नाम था। समझ में आ रहा है मैंने ट्रिक जो बनाई है वो कैसे बनाई है? ठीक है। या शुरू से आप यहाँ से भी नाम ले लीजिए, तो फिर यहाँ से रचना हो जाएगी, ये रचना हो जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नाम आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मेरी ट्रिक में है वो सब चीजें, इसलिए मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये देखिए, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से जोड़ लेते हैं, बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, स से हो जाएगा सैयद इब्राहिम या सैयद इमाम अली, इस नाम से उनको जाना जाता था, ये उनका बचपन का नाम है, मूल नाम है। रसखान तो उनकी उपाधि। समझ गए? तो इस तरह से आपको चीजें बनाकर पढ़ना है। ठीक, याद हो जाएगा ट्रिक। तो रसखान की ट्रिक कौन सी है बेटा? सरस कृपा। ठीक है। स से हो जाएगा सुजान रसखान, र से हो जाएगा रास पंचाध्याय, क से हो जाएगा कृष्ण भक्ति साहित्य, और प से हो जाएगा प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका बहुत बार पूछी गई। और स से उनका मूल नाम भी हो जाएगा कि उनका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान जिसका अर्थ होता है रस का स्वाद या रस का, प्रेम का स्वाद कराने वाला, ये कृष्ण भक्त थे, याद रखिए। इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जरूर हैं, परंतु ये कृष्ण भक्त थे, और वल्लभ संप्रदाय से जुड़े होने के कारण थे, और विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। याद रखिए, तीन चार चीजें मैंने एक ही लाइन में पिरो दी हैं। पहली तो कृष्ण भक्त थे, वल्लभ संप्रदाय के जुड़े हुए थे,
विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे और रीति मुक्ति कवि के रूप में भी जाना गया है। तो जो हिंदी साहित्य की जो तैयारी करते हैं, हिंदी साहित्य, अब वो चाहे वर्ग एक का छात्र हो या दो का हो, जो हिंदी सब्जेक्ट से होगा, या फिर वो यूजीसी नेट का हो, यूजीसी नेट का हो, या एमपी सेट देना हो, तो उनके लिए ये जो मैं बातें यहाँ पर आज पढ़ा रहा हूँ, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत कामगार सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए। भक्ति और श्रृंगार रस के कवि भी कहलाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। तो ये हो गया आपका जीके का क्वेश्चन कि रस खान किसके समकालीन थे। और ये बाकी जो क्वेश्चन थे वो थे क्वेश्चन हिंदी के लिए। हो गया। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही। थोड़ा विस्तार से जरूर मेरे वीडियो जाएंगे, पर पूरी बातें एक ही बार समझा कर दूंगा। अगला नाम है अश्वघोष। अगला नाम क्या है? अश्वघोष। अश्वघोष की जो रचना है उसका नाम है बुद्ध चरितम। क्या नाम है बेटा? बुद्ध चरितम, जो गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी को बयां करती है। किसके जीवन की? हम्म, गौतम बुद्ध जी के। यह महाकाव्य दूसरी शताब्दी में लिखा गया था। इससे या इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर उनके बुद्धत्व प्राप्ति, मतलब जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब तक की कहानी का विस्तार है। इसमें कुल मिलाकर 28 सर्ग है। सर्ग का मतलब होता है बेटा अध्याय। और अश्वघोष एक दार्शनिक और कवि भी रहे हैं। अश्वघोष ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया था। ऐसा एक क्वेश्चन भी आता है, एसएससी का भी क्वेश्चन है और सीटेट वगैरह का भी क्वेश्चन है, टेट वगैरह का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्या आया है मैं यहाँ पर लिख कर भी दे रहा हूँ कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरितम की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है कनिष्क। अब वो ऑप्शन बनाकर दे देगा चार, है ना? ठीक है, चार यहाँ अलग अलग नाम लिख देगा कि जैसे कालाशोक, अशोक, कनिष्क, है ना, और सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। अब यहाँ पर अश्वघोष के बारे में किसी ने एक बात कही है कि बील के अनुसार अश्वघोष ने इस काव्य का आधार महापरिनिर्वाण सूत्र कहा था। मतलब जो कि गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ शब्द है। ये क्वेश्चन आता है कि महापरिनिर्वाण सूत्र का मतलब क्या है। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ, मुझे सडनली अभी याद आ गई कि बुद्ध चरितम को बौद्धों की रामायण कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। बुद्ध चरितम को बौद्धों की रामायण कहते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है और ये बात यहाँ पर अलग लिखी हुई थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आपको ये बहुत काम देने वाला है कि बुद्ध चरितम को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से आपको याद है। तो ये हो गए चार लेखक। पांचवें लेखक का नाम है शूद्रक। ये तो शायद अभी पीएससी प्री में आया था क्वेश्चन कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है। शूद्रक की है। मृच्छकटिकम संस्कृत में लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। यह नाटक 10 अंकों में विभाजित है। याद रखिए, यह एक नाटक है। इसमें कुल 46 दृश्य है अलग अलग। शूद्रक की अगर बात करें तो राजा शूद्रक एक महान कवि और नाटककार भी थे। मतलब ये राजा भी है। शूद्रक कौन है? एक राजा भी है, शासक भी है, जिन्होंने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैंने पहले कहा कि ये संस्कृत की रचना है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है मृच्छकटिकम, जो एक नाटक है जिसमें उन्होंने भारत के आदर्श नागरिकों का चित्रण किया है। अब पीएससी वाला अगर हमारे यहाँ एमपीपीएससी क्वेश्चन उठाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। इस नाटक के अलावा उन्होंने वासव दत्ता और व्रत का प्रभत व्रत का जैसी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो ये जो दो रचनाएं इनकी, एक तो वासव दत्ता को भी पूछा जा चुका है और हिंदी के बिहाफ में पूछा गया है, जीएस में नहीं पूछा। शूद्रक के बारे में कहा जाता है कि वे दक्षिण भारतीय थे और उन्हें प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। ठीक।
तो ये है आज के 5 प्रमुख लेखक जो कि प्राचीन समय के हैं। ठीक, कल इसके आगे मैं आपको और इसके जुड़े हुए जो बचे हुए लेखक हैं उनको पढ़ाऊँगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? तो इस ये ज़रूर कमेंट्स में कहें और मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई जानकारी वो आपको कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर एक बार सूचित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। कल मिलते हैं फिर नए तथ्यों और नई जानकारियों के साथ।